हेलो एवरीवन, आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे रीट के दोनों एग्जाम्स यानी लेवल 1 एंड लेवल 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइकोमोटर एक्टिविटी ऑफ अ चाइल्ड। अब यहाँ पे वर्ड आया है साइकोमोटर। तो ये साइक जो है ये हमारे माइंड से रिलेट करता है और मोटर ये हमारी फिजिकल एक्टिविटीज से रिलेट करता है, यानी हम उस एक्टिविटी की बात करते हैं जहाँ पे हमारा ब्रेन और हमारे हैंड आई कोऑर्डिनेशन सब एक साथ वर्क करते हो। तो हमें वो एक्टिविटी बतानी है जो साइकोमोटर एक्टिविटी नहीं है। जैसे यहाँ पे बात करें राइटिंग की, थ्रोइंग अ बॉल, प्लेइंग, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सब में हम अपने ब्रेन का भी, अपने हैंड का, आई कोऑर्डिनेशन सबका यूज़ कर रहे हैं, लेकिन थिंकिंग में क्या है, हम सिर्फ अपने ब्रेन का यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा थिंकिंग। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गिफ्टेड लर्नर। एक गिफ्टेड लर्नर की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन, ही कैन फील अंडर एस्टिमेटेड एंड बोर्ड ऑफ द क्लास एक्टिविटीज आर नॉट चैलेंजिंग इनफ। तो ये हो सकता है। ही गेट्स एग्रेसिव एंड फ्रस्ट्रेटेड। तो अगर कोई गिफ्टेड चिल्ड्रन है तो वो एग्रेसिव या फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगा। ये हमने पढ़ा है, गिफ्टेड चिल्ड्रन काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस और काफ़ी ब्राइट और काफ़ी अच्छे स्टूडेंट होते हैं। तो ही इंगेजेड इन रिचुअलिस्टिक बिहेवियर लाइक हैंड फ्लैपिंग एंड रोकिंग, तो ये भी नहीं हो सकता। ही इज़ हाईली टेम्परामेंटल, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत लग रहा है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ए। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे का लेवल इतना हाई होता है, वो इतना ब्राइट स्टूडेंट होता है कि क्लास में कोई टॉपिक भी पढ़ाया जा रहा है या कुछ भी एक्टिविटी कराई जा रही है तो वो उसे लो लेवल की लगती है। तो ऐसे टाइम पे वो बोर्ड और अंडर एस्टिमेटेड फील करता है। इसलिए स्पेशल एजुकेशन में हम गिफ्टेड लर्नर्स को भी इंक्लूड करते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं हमें थोड़ी एडवांस लेवल की पढ़ाई उन्हें करानी होती है बाकी बच्चों से अलग हटके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो आंसर है, इज एन अनरियलिस्टिक गोल, विल इंक्रीज द बर्डन ऑन द स्कूल, रिक्वायर्स अ चेंज इन एटीट्यूड, कंटेंट एंड अप्रोच टू लर्निंग। एंड नेक्स्ट है, इज डेट्रीमेंटल टू चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटी। तो ये अनरियलिस्टिक गोल है, हम ऐसा तो नहीं बोल सकते। तो क्योंकि ये गोल है लेकिन हम इसको पूरा कर सकते हैं। एंड विल इंक्रीज द बर्डन ऑन द स्कूल, तो ऐसा भी नहीं है कि ये स्कूल पे बर्डन डालता है। रिक्वायर्स अ चेंज इन एटीट्यूड, कंटेंट एंड अप्रोच टू लर्निंग, तो ये हमारा आंसर हो सकता है कि ये हमारे जो एटीट्यूड है लोगों का, टीचर्स का या स्टूडेंट्स का, उसमें कहीं ना कहीं चेंज की, जो कंटेंट है उसमें चेंज की, और जो लर्निंग के अप्रोच है उसमें चेंज की बात करता है। यह है इज डेट्रीमेंटल टू चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटी। तो डेट्रीमेंटल यानी कहीं ना कहीं जो चिल्ड्रन है जिन्हें कोई डिसेबिलिटी नहीं है उनके लिए हार्मफुल है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज नॉट, यहाँ पे है गोल डायरेक्टेड फर्स्ट। बी है हमारा ए स्किल दैट कैन बी लर्न एंड प्रैक्टिसाइज्ड बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग एंड यूज ऑफ सीक्वेंशियल स्टेप्स एंड अबाउट म्यूजिकल एबिलिटी। तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारी हमेशा गोल डायरेक्टेड होती है। इसको हम सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आप सीधा एग्जांपल बच्चों से रिलेट करेंगे। बच्चों को टीचर किस तरीके से ये स्किल सिखाते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप होती है। एंड ये बेस होती है अंडरस्टैंडिंग पे। सीक्वेंशियल स्टेप्स होते हैं इसके अंदर काफ़ी सारे। पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उस पर वर्क करते हैं, तो बहुत सारे स्टेप्स इसके अंदर आते हैं। तो ये तीनों ही हमारे सही है, बट ये क्या है, म्यूजिकल एबिलिटी ये नहीं है। म्यूजिकल एबिलिटी को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं बोल सकते। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी अबाउट म्यूजिकल एबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू क्रिएटिविटी। तो इमोशनल थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, इगोइस्टिक थिंकिंग। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्ज करना किसी भी चीज़ को, यानी कि एक ही कोई हमारे पास प्रॉब्लम है तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशन जब निकल के आते हैं वो होती है हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग। इमोशनल हमारे इमोशन से रिलेट करती है। कन्वर्जेंट जब सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हम किसी चीज़ का निकाल पाए। एंड ईगोइस्टिक थिंकिंग हमारी ईगो से रिलेट करती है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जब हम डाइवर्जेंट थिंकिंग करेंगे, एक ही चीज़ के बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, तभी क्रिएटिविटी जनरेट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी मीन्स। तो यहाँ पे क्या होगा, ए है हमारा आस्किंग द चिल्ड्रन टू फॉलो एंड इमिटेट द टीचर। अब यहाँ पे हमें कभी भी इमिटेट या फॉलो ये
किसी भी आंसर में जब ये चीज़ें किसी भी ऑप्शन में लिखी होती है तो वो हमें टिक नहीं करना, कभी भी हमें बच्चों को इमिटेट नहीं कराना है। लेटिंग द चिल्ड्रन बी टोटली फ्री, गिविंग मोरल एजुकेशन टू चिल्ड्रन, गिविंग इम्पोर्टेंस टू चिल्ड्रंस वॉइसेस एंड देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो टोटली फ्री भी हो सकता था, मोरल एजुकेशन, लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है जिसको आप ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे तो वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हमें चिल्ड्रन की जो भी वॉइसेस हैं, उनका जो पार्टिसिपेशन है क्लास के अंदर, उसको इम्पोर्टेंस देनी है। यही है चाइल्ड सेंटर्ड पैडागोजी। चाइल्ड को सेंटर में रख के ही आपको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की चिल्ड्रन लर्न, तो वाइगोत्स्की ने हमेशा अडल्ट्स या मोर नॉलेजेबल अदर्स की बात हमें की है। वो होते हैं अडल्ट्स या वो पीयर्स जिनसे बच्चा इंटरेक्ट करके सीखता है, कि उसने इमिटेशन की या रीइंफोर्समेंट या मैचुरेशन की बात नहीं की। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जहाँ भी वाइगोत्स्की आए तो आप सोसाइटी से रिलेट करें, सोशल कल्चर से रिलेट करें और अडल्ट्स और पीयर्स यानी मोर नॉलेजेबल अदर्स से रिलेट करें, तभी आपका आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विच साइकोलॉजिस्ट फर्स्ट क्रिएटेड द इंटेलिजेंट टेस्ट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है, जो राइट आंसर है वो है बिनेट, या ये है हमारे अल्फ्रेड बिनेट। इन्होंने सबसे पहले इंटेलिजेंट टेस्ट बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट एफर्ट शुड अ टीचर मेक फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। अभी गिफ्टेड चिल्ड्रन की हमने बात की, तो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए टीचर क्या कर सकते हैं। स्लो टू टीच, अब उसकी तो, या फिर स्पेशल क्लासेस, मोटिवेशन, पनिशिंग दैम, इग्नोरिंग दैम। अब यहाँ पे इग्नोर करना, पनिश करना बिल्कुल भी आंसर नहीं हो सकता। स्लो भी नहीं पढ़ा सकते क्योंकि वो गिफ्टेड चिल्ड्रन है, उन्हें और ज़्यादा एडवांस लेवल की स्टडी की ज़रूरत है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम उन्हें स्पेशल क्लासेस एंड मोटिवेशन दे सकते हैं। तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क पर वीक टीचर्स इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। मतलब हर एक वीक में टीचर को कितना मिनिमम आवर वर्क करना होगा, स्कूल के अंदर कितने मिनिमम आवर उन्हें वर्क करना है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 45 आवर्स। तो अब यहाँ पे क्या आपसे पूछा जा सकता है, और तो राइट टू एजुकेशन एक्ट ये कब आया, तो ये 4 अगस्त 2009 में इसको पार्लियामेंट में इनेक्ट किया गया और ये पास हुआ 1 अप्रैल 2010। अगर आपसे सीधा पूछा जाए तो ये राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1 अप्रैल 2010। नेक्स्ट देखते हैं। ADHD मीन्स, तो ये आपने सुना होगा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो इसका मतलब क्या है। अब ये स्पीकिंग से, हियरिंग से या विजुअल इम्पेयरमेंट से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि अटेंशन डेफिसिट है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, चिल्ड्रन विद डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे चिल्ड्रन को किसी भी चीज़ पे फोकस करने में या अटेंशन को पे करने में, पेइंग अटेंशन, हर एक चीज़ में उसे प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। 12th, अ टेस्ट डिजाइन टू रिवील अ पर्सन्स स्ट्रेंथ और वीकनेस इन वन और मोर एरियाज इज कॉल्ड। जहाँ पर हम किसी भी पर्सन की स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगाते हैं, वो टेस्ट क्या होता है, तो वो हमारा होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। क्योंकि रेमेडियल टेस्ट में क्या होता है, जब हमें स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चल जाता है उसके बाद हम रेमेडियल टेस्ट लेते हैं। बच्चे को थोड़ा और ज़्यादा एक्स्ट्रा क्लासेस दे के उसको पढ़ा के तब रेमेडियल टेस्ट लिया जाता है। अचीवमेंट टेस्ट में हम बच्चे के अचीवमेंट को मेज़र करते हैं। फॉर्मेटिव टेस्ट तो ये बेसिकली असेसमेंट होते रहते हैं, ये वो टेस्ट है। बट जहाँ पे हमें स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात की जाए तो वो वहाँ पे आएगा डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द राइट टू एजुकेशन वाज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये आपको याद रखना है 86th अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देते हैं 14। इफ द एक्चुअल एज ऑफ द चाइल्ड इज 13 ईयर्स एंड मेंटल एज इज 14 ईयर, देन व्हाट विल बी द इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, यानी IQ की यहाँ पे बात करें। विलियम स्टर्न ने IQ का फॉर्मूला दिया था मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इंटू 100। यहाँ पे आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं MACA ऊपर आ जाएगा MA, नीचे आ जाएगा CA। तो मेंटल एज यहाँ पे जो यहाँ पे गिवन है जैसे 14 ईयर्स एंड एक्चुअल एज यानी क्रोनोलॉजिकल एज है 13 ईयर। तो 14/13 इंटू 100 अगर हम करेंगे तो हमारा IQ आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है 107.69, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो यही आपका आंसर आएगा।
तो ये है हमारा IQ का सीधा इस तरीके से आपको गिवन रहेगी एज और क्वेश्चन पूछ लेगा, या IQ गिवन होगा एज पूछ ली जाएगी। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीट के एग्जाम में। तो यहाँ पे जो IQ रेंज और IQ क्लासिफिकेशन दिया गया है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि 130 एंड अबव वेरी सुपीरियर, 120 129 में सुपीरियर आते हैं, और ये हाई एवरेज, एवरेज, लो एवरेज, बॉर्डर लाइन, एक्सट्रीमली लो। तो यहाँ तक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और ये पूछे भी जाते हैं। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आ सकता है। आप ये रेंज देख सकते हैं यहाँ पे और इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देते हैं 15 कॉजेज ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इज पेरेंटल कन्फ्लिक्ट, सिंपैथेटिक बिहेवियर ऑफ फैमिली मेंबर, वर्किंग इन फैमिली विद म्यूचुअल कंसेंट एंड वेल्दी फैमिली। अब यहाँ पे क्या है, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी यानी एक तरीके से जब जो चिल्ड्रन होते हैं, यूथ होते हैं, वो लॉ को वायलेट करते हैं जब, और इसमें अगर कोई बच्चा मिसबिहेवियर करता है तो उसको हम नहीं इंक्लूड करते। जब वो किसी लॉ को वायलेट करते हैं तभी इसको इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कोई किसी बच्चे ने चोरी की है, इस तरीके के कॉन्सेप्ट यहाँ पे आते हैं। तो ऐसे में इसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। तो फैमिली मेंबर का सिंपैथेटिक बिहेवियर या वर्किंग या फिर वेल्दी फैमिली, तो ये रीज़न नहीं हो सकते। सीधी सी बात है, पेरेंटल कन्फ्लिक्ट। अगर बच्चा घर में इस तरीके के कन्फ्लिक्ट देखता है अपने पेरेंट्स के बीच में, तो उसके इमोशन, उसकी फीलिंग को भी अफेक्ट करते हैं और उसमें इस तरीके से जुवेनाइल डेलिक्वेंसी डेवलप होने लगती है। वो कहीं से वो जो लॉ है उसको वायलेट करने लगता है, उसका बिहेवियर थोड़ा ऐसा बन जाता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन इग्नोर्ड इन चिल्ड्रंस फ्री एंड कंपल्सरी एक्ट 2009, यानी RTE एक्ट 2009, जहाँ पे हमने 6 to 14 ईयर्स के बच्चों की एजुकेशन की बात की थी। तो यहाँ पे क्या था, ट्रेनिंग की बात की थी कि टीचर्स को ट्रेनिंग मिलेगी एंड सभी की एंट्री इंश्योर की गई थी। बॉयज़ गर्ल्स हर तरीके की सभी बॉयज़ गर्ल्स की एंट्री यहाँ पे इंश्योर की गई थी। आप किसी को भी डिनाई नहीं कर सकते स्कूल में एडमिशन लेने से। एकेडमिक कैलेंडर को डिफाइन किया, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर आती है। बट यहाँ पे जो डी है हमारा, अरेंजमेंट ऑफ एजुकेशन आफ्टर 14 ईयर, तो ये इस एक्ट में नहीं बताया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इंटेलिजेंस। तो लॉजिकल थिंकिंग, वोकेशनल चॉइसेस, मेमोरी, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। तो इंटेलिजेंस की बात करें तो उसमें सीधी सी बात है, लॉजिकल थिंकिंग हमारी आएगी, हमारी मेमोरी आएगी, हमारी लर्निंग आएगी, लेकिन हमारी वोकेशनल चॉइसेस को हम हटा सकते हैं। तो ये है हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, लर्निंग इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चिल्ड्रन, दिस वॉज स्टेटेड बाई। तो पहले मैंने आपको बताया, जब भी सोसाइटी की बात हो, सोशल कॉन्टैक्ट की बात हो, सोशो कल्चर की बात हो, तो वहाँ पे हमारा आंसर हमेशा होगा वाइगोत्स्की, क्योंकि उन्होंने सोशो कल्चर थ्योरी दी थी। पियाजे ने हमेशा कोग्निटिव थ्योरी दी थी, कोग्निशन की बात करते हैं। कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट की बात करते हैं। कोलर इंसाइट की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा वाइगोत्स्की। नेक्स्ट देखते हैं, अ टीचर कैन इनहेंस इफेक्टिव लर्निंग इन क्लासरूम बाय। तो इफेक्टिव लर्निंग हो बच्चों की, उसको हमें बढ़ाना है क्लासरूम के अंदर, तो क्या क्या टीचर कर सकता है, गिविंग रिवॉर्ड्स, कंडक्टिंग फ्रीक्वेंट टेस्ट, रिलेटिंग द कंटेंट टू रियल लाइफ, मोटिवेशन। तो बाकी ये सारे ही आंसर सही लग रहे हैं, बट अगर आपको एक आंसर देना हो तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे है कि जो कंटेंट है आप उसको डेली लाइफ से रिलेट करें बच्चों के, तभी बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेंगे और उनकी लर्निंग इफेक्टिव होगी। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ कैन वी मोटिवेट स्टूडेंट टू प्रैक्टिस डेली। अगर डेली स्टूडेंट को प्रैक्टिस करने की बात की जाए, कोई वर्क करना है, तो आप कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। प्रैक्टिसिंग विद दैम, गिविंग लेक्चर ऑन द बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज, बाय इंटरव्यूइंग ए डॉक्टर अबाउट हेल्थ एंड एक्सरसाइज, बाय शोइंग वीडियोज ऑफ प्रैक्टिस। तो आप वीडियोज दिखाए, लेक्चर दे या डॉक्टर से इंटरव्यू कराए, तो ये सब इतने बेनिफिशियल नहीं होंगे। सबसे बेनिफिशियल अगर यहाँ पे होगा तो वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रैक्टिसिंग विद दैम। आप उनके साथ प्रैक्टिस करें, बच्चों के साथ। जैसे बोला जाता है कि क्लास में अगर आपको कोई चीज़ बच्चों को सिखानी है तो वहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंस ऐड करें, किसी दूसरे के नहीं, तब बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। यहाँ पे क्या है, हम उन्हें प्रैक्टिस करना सिखा रहे हैं, तो ऐसे में अगर आप बच्चों के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो वो ज़्यादा मोटिवेट होंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आपके 20 में से कितने आंसर सही हुए तो ये आप बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो मैं ये सीरीज कंटिन्यू करूँगी।
आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।